Good morning, students. Yesterday we have seen about the general physical and chemical properties of boron and aluminum. You might have remembered them. You must make a note on them. Today we will discuss about the carbon family, that is group 14 element. Carbon, silicon, germanium, tin, lead आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप। और इसके लिए मैं टेक्निक भी बता चुका हूँ कैसे याद करना है ना। शशि जी SNPB, आपके यहाँ शशि जी गेस्ट जाते हैं, पूछ रहे हैं आप शशि जी SNPB। कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता है, कोई हॉट ड्रिंक्स पिलाता है, आपको क्या पिलाना है शशि जी को? SNP पिलाना है, SNPB। Carbon is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. It is widely distributed in nature in free as well as combined state. कार्बन जो है आपका फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में आप देखे होंगे डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, कोक, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये पाया जाता है। In elemental state, it exists in coal, graphite, diamond. However, in combined state, it is present in metal carbonate, metal hydrocarbons, and carbon dioxide. ठीक है। कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड। ये 10 में आप पढ़ चुके हैं कि वो वर्सेटाइल होता है, ये भी आप जानते हैं। इट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, कार्बन अगर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिसमें कार्बन हो ही नहीं, ठीक है। कार्बन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री के दुनिया में भगवान कहते हैं। बहुत बड़ा भगवान है ये कार्बन। कार्बन से सारा किसी भी चीज का जो शरीर है, चाहे वह एनिमल का हो या प्लांट का हो, बॉडी पार्ट्स बिना कार्बन का हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग कार्बन को कार्बन भगवान कहते हैं। इस चैप्टर के बाद उस भगवान के बारे में आप पढ़ेंगे। नेचुरली अकरिंग कार्बन कंटेन्स टू स्टेबल आइसोटोप्स C12 एंड C13। नेचुरली जो आपका है C12 और C13 है, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन भी पाया जाता है C14, जिसका यूज होता है आपको क्या कहा जाता है, एज डिटर्मिनेशन में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है ये ना, रेडियो कार्बन डेटिंग में एज डिटर्मिनेशन में होता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है C14 का 5770 ईयर्स होता है। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा आपका एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के बाद आपका ये सिलिकॉन आ गया, ठीक है। थर्ड मोस्ट में एलिमेंट में आ जाता है एल्युमिनियम। मेटल में अगर बात कीजिएगा तो एल्युमिनियम 1 नंबर पर आ जाता है, ठीक है। ये सिलिकॉन जो है आपका सेरामिक्स में पाया जाता है, ग्लास में मिलता है, सीमेंट में मिलाया जाता है। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेज। जर्मेनियम थोड़ा बहुत पाया जाता है, कम अमाउंट में पाया जाता है। और अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा अबंडेंट मात्रा में है आपका सिलिकॉन। टीन अकर्स मेनली एज ए कैजिटेराइट, SnO2 एंड lead एज ए गलेना। टीन जो है आपको SnO2 के फॉर्म में, जिसको हम लोग कैजिटेराइट कहते हैं, और लेड आपको PbS ना, यानी कि गलेना के फॉर्म में पाया जाता है। Ultra pure form of germanium and silicon are used to make transistor and semiconductor devices. जर्मेनियम और सिलिकॉन अल्ट्रा प्योर फॉर्म। अल्ट्रा प्योर फॉर्म कैसे बनता है? जोन रिफाइनिंग मेथड एक होता है ना। हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन ले लिए, इसका रड बना देते हैं, और रड बना के उस पर सर्कुलर हीटर फिट कर दिया जाता है, जिससे आपका जर्मेनियम और उसमें मिला हुआ इम्प्योरिटीज दोनों मेल्ट हो जाता है। लेकिन जर्मेनियम जो होता है, इम्प्योरिटीज जो होता है, वो आपको ज़्यादा स्लोबल होता है मेल्ट में, वो पिघलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है हीटर के साथ, और प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन जो है वहाँ पर आपका सॉलिडिफाई हो जाता है, क्रिस्टलाइज सॉलिडिफाई हो जाता है इमीडिएटली। तो ये अल्ट्रा फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए हम लोग जो रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं, जिसका यूज ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। आइए अब हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टी, जब ग्रुप 14 एलिमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ जाइए, खासकर हम लोग ग्रुप 14 की बात अभी पर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे आइएगा तो नंबर ऑफ मेन शेल इंक्रीज करता चला जाता है, जिससे एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा। कोई एक्सेप्शन इस ग्रुप में आपका नहीं है। जैसे एल्युमिनियम में कैसे था आपका
एल्युमिनियम और गैलियम के पास वहाँ एक्सेप्शन था, एल्युमिनियम का कम होना चाहिए था, लेकिन एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो गया था गैलियम के रिस्पेक्ट में। तो उसमें आप ये रीजन दिए थे कि इट इज ड्यू टू एंट्रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ एंड डी सब शेल which does not screen the nucleus, therefore there will be force of attraction, more force of attraction, due to which it will constrict. That is why the size of the aluminum is larger than that of the gallium, although it has large number of shell. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 14 एलिमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल। ऐसा क्यों होता है? तो आपको मेन शेल में बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन कार्बन सिलिकॉन के पास जो है से इंक्रीज करने का रेट ज़्यादा है, बाद में इंक्रीज करने का रेट जो है से घट जाता है। ऐसा क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन वहाँ भी डी और एफ इंटर करने लगता है, एफ और डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। इंटरन्यूक्लियर फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ जाता है, जिसके चलते आपका क्या कहा जाता है, रेडियस का इंक्रीज करने का रेट वहाँ पर कम जाता है। आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं। इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है NS2 NP2 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही है आपका 2 और 2 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ससीजी, SN, PB, यही ना है आपका, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका? 6, ये हो गया 1s2, 2s2, यही हो गया 2p2 आपका, ठीक है। सिलिकॉन में आ जाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3s2, 3p2, ये हो गया आपका 4s2, 4p2, ये हो गया आपका 5s2, 5p2, ये हो जाएगा आपका 6s2, 6p2 ना। इसमें नंबर ऑफ शेल देखो 2 है, तो 2 शेल बना दो। एटॉमिक रेडियस देखो इतना हो गया, इसमें 3 शेल है ना, 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, तो 3 शेल हो गया आपका। इसमें 4 शेल है आपका, ये देखिए 3, ये 4 शेल हो गया, इसमें 5 शेल हो गया। तो as you are seeing, as we move from top to bottom, number of main shells are increasing, due to which atomic radius continuously increases ना, और continuously increase कर जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने से होगा क्या आपका, कि मतलब इसमें ज़्यादा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन इंक्रीज करने का रेट घट जाता है। वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन डी एफ सबशेल में इंटर करने लगेगा, जो कि उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस को ठीक से स्क्रीन नहीं कर पाएगा, तो फोर्स ऑफ इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, तो साइज जो बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अब आइए ऊपर से नीचे आने पर, खासकर लेड में, ठीक है, आपका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो जाता है, डी और एफ स्क्रीन नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके चलते NS2 इलेक्ट्रॉन जो है ये, यानी कि 6s2 के इलेक्ट्रॉन, इट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एज इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ड्यू टू लोअर डिस्टेंस, स्मॉलर डिस्टेंस, देयर इज a greater force of attraction between the s electron and nucleus, due to which it will not take part in the bond formation, that is there is also inert pair effect, due to which it will show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो ये 2 और 2 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में है, सब में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 होगा, सबका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लेकिन लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगता है, जिसके चलते 6s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, जिसके चलते मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा लेड का Pb+2 होगा। अगर आपसे पूछ दे कोई कि PbCl2 एक है और PbCl2 और दूसरा कंपाउंड है आपका PbCl4, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपका ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का कितना है
+2 है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया आपका, ठीक है। और क्या कहा जाता है, ये कम स्टेबल होगा, क्यों कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट इज रिलक्टेंस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन ऑफ NH2 यानी 6s2 डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन व्हिच इज ड्यू टू द entering of electron in d and f subshell which does not screen the nucleus, that is why electrons are more attracted toward the nucleus, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इंफॉर्मेशन मैं दे दिया, लगता है कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन करा दो। कहाँ कोई है? आइए, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज एब्जॉर्ब्ड ना। कार्बन टू सिलिकॉन जो होगा आपका रेगुलरली इंक्रीज करेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करता है रेडियस, लेकिन सिलिकॉन टू लेड जो होता है स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली filled and f orbital in heavier element which has poor shielding effect or screening effect na, that is why there will be some more force of attraction, that is why they will shrink slightly, due to which the increase in atomic radius is slight। आइए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है, ठीक है। तो ग्रुप 14 का साइज 13 के रिस्पेक्ट में छोटा होगा, तो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना, देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ड्यू टू व्हिच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 element is higher than that of the corresponding member of group 13, क्यों, क्योंकि 14 का साइज छोटा है इसलिए होता है। in general ionization enthalpy decreases down the group, a small decrease in del H from silicon to germanium to tin and slight increase in del H from tin to lead is in the consequences of poor shielding effect of intervening d and f orbital and increasing in size of the atoms, ठीक है। तो ये आपका जिस तरह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है उसी हिसाब से आपका क्या कहें आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता है। तो शुरू में आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका ज्यादा होगा, नीचे डिक्रीज करने का रेट ज्यादा होता है ना, लेकिन सिलिकॉन टू जर्मेनियम और जर्मेनियम से टिन स्लाइट इंक्रीज है, क्योंकि आपका स्मॉलर डिक्रीज है, क्योंकि रेडियस वहां पर इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से 10 से लेड में जो होगा उधर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या कहा जाता है एटॉमिक साइज तो आपका हल्का सा इंक्रीज करेगा ही, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर भी उसी रिस्पेक्ट में आपका असर पड़ेगा। एज ए होल इतना याद रखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, बट इंक्रीज ऑफ रेट फर्स्ट इज लार्जर देन स्लाइट, इंक्रीज नहीं करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। ड्यू टू स्मॉल साइज एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली more electronegative than group 13 element, the electronegativity value from the element from silicon to lead are almost the same, लेकिन क्या कहा जाता है ऊपर से नीचे आने पर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, लेकिन अगर हम कंपेयर कराए ही तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेट क्या होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, आइए इसको हम लोग देख रहे हैं। ऑल ग्रुप 14 मेंबर्स आर सॉलिड, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, germanium is a metalloid whereas tin and lead are soft metal with low melting point। तो कार्बन और सिलिकॉन आपका नॉन मेटल हो गया, जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर हो गया यानी मेटलॉइड हो गया, टीन और लेड आपका मेटल है लेकिन सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। melting point and boiling point of group 14 elements are much higher than those of corresponding 13 elements, why so, due to a smaller size। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, तो इसको मैं आपको समझा ही दिया हूं,
ठीक है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय दीज एलिमेंट्स इज +4 and +2, बट द स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट ना। कार्बन आल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट since the sum of the first four ionization enthalpy is very high. Compound in +4 oxidation states are generally covalent in nature. In heavier members, the tendency to show +2 oxidation state increases in the sequence germanium, tin, lead. It is due to inability of NH2 electron to take part in bond formation, that is inert pair effect ना। और सबसे ज्यादा Pb+2 स्टेबल होगा ना, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। Germanium forms a stable compound in +4 state and only few compounds in +2 state. Tin forms compound in both oxidation state of +4 and +2. Sn in +2 states is reducing agent। क्यों है reducing agent Sn +2 में? क्योंकि Sn2 से Sn4 में बदल सकता है आसानी से, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वैसे सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, इसीलिए Sn+2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन Sn+4 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि +4 से +2 में आ सकता है, Sn+4 से Sn+2 में आ सकता है, तो यहाँ रिडक्शन होगा। और वैसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। Sn+2 ऑक्सीडाइजिंग ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जबकि Sn+4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Lead compound is more stable in +2 state and in +4 states are oxidizing agent। ठीक है। Although carbon cannot exceeds its covalency more than 4। क्यों? क्योंकि कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन दूसरे मेंबर जो हैं अपना कोवैलेंसी मोर देन 4 एक्सटेंड करते हैं। ड्यू टू दिस देयर हाइलाइट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस and have tendency to form complexes by accepting electron pairs from donor species. For example, the species like SF62- germanium hexachloride, tin का hydroxide exist where the hybridization of central atom is sp3d2। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ड्यू टू देयर हाइलाइट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर स्पीशीज ना। इस ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं इनका हाइड्रोलिसिस आसानी से हो जाता है और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड का पहचान क्या है कि वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, कम्प्लेक्स पोर्शन उसका नॉन आयोनाइजेबल होता है इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। और ये बनाते हैं आपको क्या कम्प्लेक्स कंपाउंड? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? जर्मेनियम, टीन ना, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d2 होता है। तो यहाँ पर अगर जर्मेनियम का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो ये हो गया sp3d2। यहाँ पर टीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d2। कैसे पहचाने? इसको पहचानने का तरीका कितना है? तो नंबर ऑफ कोवैलेंट आप निकाल दीजिए या बॉन्ड निकाल दीजिए, बॉन्ड पेयर निकाल दीजिए। तो जर्मेनियम में क्लोरीन है 6 ठो लगा हुआ, तो 6 बॉन्ड हो गया, तो 6 बराबर हो गया क्या? sp3d2 होता है। तो 3 1 4 और 2 6 काउंट करके देख लो। एक ऑर्बिटल इसका, 3 p का, d का 2, टोटल 6 होना चाहिए। 3 2 5 6 6 हो गया। इसमें भी तुम्हारा यही होगा, 6 हाइड्रोक्साइड आयन है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो यही तो है sp3d2। ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है हाइब्रिडाइजेशन का, ये पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में कि कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे देखते ही। ठीक है। आइए, reactivity towards oxygen. All members when heated in oxygen forms their oxides. There are mainly two types of oxide, monoxide and dioxide of formula MO and MO2। जैसे CO बनता है, CO2 बनता है, उसी तरह से बने SiO only exist at high temperature। लेकिन सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड जो है हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है।
Oxides in higher oxidation state of the element are generally more acidic than those in lower oxidation state. तो पहले भी बता चुका हूँ, कल भी हम लोग चर्चा किए थे, और आप लोगों में से कोई एक बच्ची बताई भी थी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मेंबर होते हैं उनका वो एसिडिक ज़्यादा होते हैं। आपका आंसर ये था कि सर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। जैसे कोई +4 है, कोई +2 है, तो +4 है 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, +2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कुछ कम खींचना चाहेगा। ठीक है, इसलिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं वो उनका वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, द डाइऑक्साइड that is carbon dioxide, silicon dioxide, germanium dioxides are acidic, whereas SnO2 and PbO2 are amphoteric in nature. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम तक आपका एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन टीन और लेड का जो डाइऑक्साइड है ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है ये। Among monoxide, carbon monoxide is neutral. Germanium oxide is distinctly acidic, whereas SNO and PbO are amphoteric. मतलब कहने का टीन और लेड का दोनों तरह का ऑक्साइड जो होगा एम्फोटेरिक नेचर का होगा, और मोनो ऑक्साइड में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होगा, जर्मेनियम जो होगा उस मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड दोनों उसका एसिडिक होगा। Reactivity towards water. Carbon, silicon and germanium are not affected by water. Tin decomposes steam to form dioxide and dihydrogen gas. ठीक है, अगर रेड हॉट टीन पर अगर स्टीम पास कर दीजिए तो डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी SnO2 मिलता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, क्योंकि टीन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, यही वजह है कि यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यही फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। टीन को स्टीम के साथ पास करोगे, रेड हेट टीन पर स्टीम डालोगे तो SnO2 में बदलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। और लेड जो होता है वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। इसके लिए संभावित आंसर ये बताया जाता है कि लेड जो होता है PbO या PbO2 बनाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर चारों तरफ से बन जाता है, इसके चारों तरफ से। ठीक है, और ये फर्दर उसके रिएक्शन को रोक देता है, लेकिन यह पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, पॉइजनस नेचर के होने की वजह से लेड के पाइप में पानी सप्लाई किया हुआ हो तो नहीं पीना चाहिए और नहीं सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उससे आपका बहुत तरह के बॉडी में क्या विकृतियां पैदा होने लगेंगी, इसलिए नहीं पीना चाहिए, पॉइजनस नेचर का होता है। Activity towards halogen. These elements can form halides of formula MX2 and MX4, क्योंकि दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +4, उसी हिसाब से अगर 2 है तो MX2 बनेगा, 4 है तो MX4 बनेगा, जहाँ X आपका हेलोजन है। ठीक है, अब आइए, मोस्ट ऑफ द X4 आर कोवैलेंट इन नेचर. The central metal atom in these halides undergoes sp3 hybridization and the molecules is tetrahedral in shape. Exception are Sn+4 and PbF4 which are ionic in nature. SnF4 और PbF4 जो होता है आयनिक होता है, बाकी आपका इसमें जो मेटल हाइलाइड हैं वो सभी के सभी क्या है, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। SN4 और PbF4 जो कि आपका इनका रेडियस बड़ा होता है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का भी ज़्यादा है, तो और मेटालिक कैरेक्टर भी इसका ज़्यादा है, इसलिए आयनिक कंपाउंड है। जबकि वो लोग मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड है, जिसका कंपाउंड जो होता है कोवैलेंट नेचर होता है, क्योंकि वे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होते हैं। PbI4 does not exist because PbI bond is initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6 electron and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electron around the lead atom. PbI4 exist नहीं करता है जी। वजह इसका क्या है कि देखो, Pb में आपका जो यही ना था 6s2 6p2, और इधर था आपका d ऑर्बिटल, इधर d ऑर्बिटल था आपका 1 2 3 4 5 हो गया d में। ठीक है,
तो पीबीआई जब बॉन्ड बनने लगता है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा करके इधर ले जाए, या 6s2 है ना, 6s2 के इलेक्ट्रॉन जो है से निकाल करके इधर प्रमोट कर दे। इतनी एनर्जी पीबी के पास नहीं है। पी वाला तो नहीं करेगा, हमको यहाँ से चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल में तो 3 ऑर्बिटल है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। तभी तो अनपेयर्ड तो यहाँ खुदे है, ये पेयरिंग नहीं हुई है। पेयर्ड एक एस में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अपराइट यानी कि पेयर्ड है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके इधर जाना चाहिए ना। कहाँ से हो जाएगा, तो एनर्जी देना होगा। क्यों, कहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद होता है। लेकिन लेड आयोडाइड बॉन्ड जब बनता है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर 6 इलेक्ट्रॉन, और इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि यहाँ से 6s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके यहाँ डी ऑर्बिटल में चला जाए, ठीक है। यही वजह है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। Heavier members germanium and lead are able to make highlights of formula MX2। आप जानते हैं स्पेशली लेड, जर्मेनियम और लेड दोनों में आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, और लेड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर स्टेबल है तो +2 है, इसीलिए इसका कंपाउंड जो बनता है MX2 ज़्यादा बनता है, ज़्यादा मतलब स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हाइलाइट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है। Germanium tetrafluoride is more stable than germanium Xe2, whereas PbX2 is more stable than ये PbX4। ऐसा क्यों, क्योंकि लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, किससे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से। इससे देख लीजिए इसको, नहीं यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 वाला है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर जर्मेनियम टेट्राफ्लोराइड या क्लोर हाइलाइड ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि जर्मेनियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्रा chlorides are easily hydrolyzed by water because the central atom can accommodate the lone pair of electron from oxygen atom of water molecules in d orbital। चलिए अब आइए इसको सुनिए। जैसे हम हाइलाइट्स ले लें, CCl4, इसके बाद एक ले लीजिए CF4, दूसरा ले लीजिए C के बाद कार्बन के बाद सिलिकॉन है ना, SiCl4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, इसके बाद SnCl4 ले लीजिए, Pb लेड PbCl4 ले लीजिए। तो इन सबों को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है ना। इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, इसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशन होता है कि सेंट्रल एटम, ये सब जो एलिमेंट देख रहे हैं, ये इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और इन सबों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए आसानी से हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, और CF4 या CCl4 आपका नहीं होगा, ठीक है। Hydrolysis can be understood by taking the example of SiCl4. It undergoes hydrolysis by initially accepting lone pair of electron from water molecules in d orbital of silicon, finally leading to the formation of silicon hydroxide as shown below। यही है, जैसे हमको इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कैसे समझेंगे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3s2 और 3p2, यही ना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो 3 तरह के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे, 3s, 3p और 3d। तो देखो s में इलेक्ट्रॉन है, p में भी इलेक्ट्रॉन है, d वैकेंट है इसके पास, तो यही वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समा जाएगा ना, डोनेट करेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ से HCl निकल जाएगा, 1 by 1 करके सारा क्लोरीन यहाँ से रिमूव होता चला जाएगा, OH उसके जगह पर आता चला जाएगा, ठीक है। एक सिलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें।
Important trends and anomalous behavior of carbon. Carbon differs from rest of the member of its group. It is due to its smaller size, high electronegativity, higher ionization enthalpy, and unavailability, that is, lack of vacant d orbitals. Carbon has maximum covalency to 4, whereas other members can expand their covalency due to presence of vacant d orbital. Carbon also has unique ability to form p-pi multiple bond with itself and with other atoms of a smaller size and have high electronegativity. Few examples of multiple bonds are कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड बनता है, दूसरे में नहीं बनता है, बनेगा भी तो डी पाई पी पाई या डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है। Heavier elements do not form p-pi bond because their atomic orbitals are too large and diffused to have effective overlapping। तो इन लोगों में दूसरे मेंबर में क्यों नहीं p-pi मल्टीपल बॉन्ड बनता है? क्योंकि दोनों का ऑर्बिटल जो होता है साइज बड़ा होने के चलते आसानी से मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता, जिसके चलते बॉन्ड वीकर होते हैं, टूट जाता है। Carbon atom have the tendency to link with another through covalent bond to form chain of rings. This property of carbon is known as catenation property, which you might have studied in class 10. This is because कार्बन कार्बन bonds are very strong bond और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनता है जिसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है तो 1.34 एंगस्ट्रम बनता बॉन्ड लेंथ होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.21 एंगस्ट्रम होता है। तो कहने का मतलब कार्बन कार्बन से लंबा चेन बनता है, ये कम से कम 120 कार्बन एटम अटैच हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का, तब सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन में 10 सिलिकॉन अटैच हो सकता है ना, 10 में बस है सिलिकॉन, जबकि कार्बन में आपका 120 है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सिलिकॉन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन से कम क्यों है? क्योंकि साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा होने से क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगा, तो उससे क्या होगा? बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए 10 से ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। Down the group, the size increases and electronegativity decreases and thereby tendency to show catenation property decreases. Due to property of catenation and p-pi bond formation, carbon is able to show electropic form और इसी वजह से कार्बन electropic form में exist करता है। ठीक है, कौन कौन प्रॉपर्टी से? कैटिनेशन प्रॉपर्टी से और p-pi मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से ना कार्बन इज able to show एलोट्रोपिक फॉर्म। अब एलोट्रोपिक फॉर्म में पढ़ चुके हैं हम, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलेरिन है। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आपका बच गया, इसको अब हम लोग कल देखते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं अभी। कार्बन एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म बोथ क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। In 1985, third form of carbon known as fullerene was discovered by Kroto, Smiley, and Karl. For this discovery, they got Nobel Prize in 1996. Other form of elemental carbon like carbon black, coke, and charcoal are also present, but these are impure form of graphite or fullerene. और ये एमॉर्फस भी होते हैं। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कार्बन ब्लैक तरह का ये हो गया, काजल हो गया। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड और कोल रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। डायमंड, ठीक है, बस इतना ही। डायमंड ग्रेफाइट सब कल पढ़ाऊंगा।